आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 13 में रेजिस्टेंस के टॉपिक से रिलेटेड है। रेजिस्टेंस की आप जब भी बात करोगे, रेजिस्टेंस के जैसे टॉपिक की बात की जा रही है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, जो फॉर्मूला आप तमाम लोगों को पता होना चाहिए। बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़कर आए हो, आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। इस फॉर्मूले को ही मैं इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सीखेंगे, जो भी एमसीक्यूज में जगह जहां जहां इस्तेमाल होगा जिस तरीके से वो आपको बताते रहेंगे। पहला एमसीक्यू पढ़िए। पहले एमसीक्यू में क्या कहा आपसे? एमसीक्यू में आपसे कह रहा है, इफ अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आपके पास एक वायर था, ये रहा वायर मेरे पास। आपने इस वायर को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, यानी इस तरीके से ये आपने दो इक्वल पार्ट्स में आपने इसको कट कर दिया। अब बताइए हर पार्ट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपसे ये बोल रहा है। यानी ये जो आपके पास दो पार्ट्स हैं, इनमें से हर पार्ट की रेजिस्टेंस क्या होगी। उसने आपसे एक रेजिस्टेंस का है या रेजिस्टिविटी का है, जरा इस बात को भी गौर से देखिए। उसने आपसे कहा द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज डैश। आपसे वो बेटा रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। आप वायर के कितने भी पीसेस कर दो, ये रेजिस्टिविटी है। ये रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और डिपेंड करती है नेचर पे। ये मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूँ कि भाई रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर पे, यानी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वायर के जितने भी पीसेस कर दोगे, आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये इसका पहला एमसीक्यू था। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है? एमसीक्यू नंबर 2 में वो कह रहा है आपसे, अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। आपने इसको फोर पार्ट्स में कट कर दिया। यानी सपोज कीजिए अगर ये मेरे पास वायर था, आपने इस वायर को फोर इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया इस तरीके से। ये इसके फोर इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इन फोर इक्वल पार्ट्स की आपसे वो क्या मांग रहा है? उसने कहा रेजिस्टेंस बताओ ऑफ ईच पार्ट। हर पार्ट की रेजिस्टेंस बताइए। अब हर पार्ट की रेजिस्टेंस निकालनी है। देखो उसने क्योंकि आपको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट, ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट, और ये हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट। आपने फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। क्योंकि फोर पार्ट में डिवाइड किया है, तो बेटा हर पार्ट की रेजिस्टेंस हो जाएगी आर अपॉन फोर। हर पार्ट की रेजिस्टेंस हो जाएगी आर अपॉन फोर, आर अपॉन फोर, आर अपॉन फोर। क्योंकि अब उसने रेजिस्टेंस की बात करी है, उसने रेजिस्टिविटी की बात नहीं करी, उसने आपसे बात करी है रेजिस्टेंस की। तो जितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करोगे उतनी ही इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी। यानी अगर आपने इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया तो रेजिस्टेंस हो जाएगी आर अपॉन फोर। अगर मैं यहाँ फोर काट के लिख देता टू इक्वल पीसेस, टू इक्वल पार्ट्स, तो आंसर हो जाता मेरे पास आर अपॉन टू। लेकिन क्योंकि सवाल फोर पार्ट्स का है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा इसका आर अपॉन फोर। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 में क्या कह रहा है आपसे? अ वायर इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। फिर दोबारा वही बात, आपने वायर को दो इक्वल पार्ट्स में कट किया, क्या चीज चेंज नहीं होगी? ये कहा ना उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज। इसमें से क्या चीज चेंज नहीं होगी? तो एमसीक्यू नंबर 1 में भी तो यही किया कि आपने वायर को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, जो चीज सेम रहती है वो कौन है? रेजिस्टिविटी। तो एमसीक्यू नंबर 3 में भी यही बोल रहा है आपसे कि भाई अगर आपने वायर को दो इक्वल पार्ट्स में कट किया, इट्स कट इनटू टू इक्वल हाफ, तो जो चीज सेम रहेगी, जो चीज चेंज नहीं होगी, वो क्या है? रेजिस्टिविटी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ते हैं। फोर एमसीक्यू भी बड़ा आसान सा है। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे क्या कहा? एमसीक्यू नंबर 4 में वो आपसे कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कंडक्टर का, उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ये बात आपको याद रखनी है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से रिलेशन है डायरेक्ट। यानी जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी? रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ये तो आपने टॉपिक पढ़ा भी है नोट्स के अंदर। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाते हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो, उतनी ज्यादा क्या बढ़ती है? रेजिस्टेंस बढ़ती है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस, क्योंकि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी बढ़ेगी। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा था रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अच्छा, अब रिलेशन बता रहा है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताऊं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। अब रेजिस्टेंस बढ़ाने का तरीका जरा देखिएगा। अगर लेंथ बढ़ाओगे
तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। एरिया कम करोगे जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेंथ से रिलेशन डायरेक्ट है और रेजिस्टेंस का एरिया से रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। यानी लेंथ को बढ़ाना है, पहला ऑप्शन देखो, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इट्स लेंथ, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि एरिया को क्या करना है, अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन बी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एरिया। मैं चलो रिलेशन के तौर पे लिख देता हूँ, अगर ऐसे मुश्किल लग रहा है ऐसे पढ़ लो। रेजिस्टेंस का लेंथ से रिलेशन डायरेक्ट होता है, रेजिस्टेंस का एरिया से रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन। अब पहला ऑप्शन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इट्स लेंथ, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एरिया, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑप्शन बी भी सही है। जबकि सी भी तो सही है, सी ऑप्शन लिखा हुआ है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ए बी और सी तीनों आंसर इसके करेक्ट। तो करेक्ट आंसर जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज डिक्रीज, रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा याद रखो, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, रेजिस्टिविटी बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टिविटी कम होगी। डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये बातें अब आपको याद रखनी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टिविटी कम होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, यानी अगर आप टेम्परेचर को कम कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 पढ़िए। सवाल बड़ा आसान सा था। एमसीक्यू नंबर 7, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो मैंने आपको बताया बेटा रेजिस्टिविटी या तो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, या रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नेचर ऑफ मटेरियल। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर आते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डैश। अब ये किसके बराबर है, बड़ा अजीब सा एमसीक्यू है, चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है, लेकिन 13 के अंदर ही मौजूद है, तो इसको सॉल्व करेंगे। बेटा पहले लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क का मतलब, वर्क मैंने लिखा डब्ल्यू वर्क वर्क, बेटा पर का मतलब होता है डिवाइड। पहले उसने बात करी वर्क, फिर उसने बोला पर, फिर बोला कूलम ऑफ चार्ज, तो पर का मतलब होता है डिवाइड और कूलम ऑफ चार्ज का मतलब होता है क्यू, यानी वर्क अपॉन क्यू। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी बराबर होता है वी के। अब ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, वर्क अपॉन चार्ज जो नजर आ रहा है ये बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस के। और पोटेंशियल डिफरेंस ये जो V नजर आ रहा है बेटा, ये V पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है आई आर के, ये भी तो है, ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, V बराबर होता है किसके, आई आर के। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी भी है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भी है। इस एमसीक्यू में मिस्टेक है, इस एमसीक्यू में मिस्टेक है, क्योंकि दो, कभी भी एमसीक्यू के दो आंसर नहीं होते, एमसीक्यू का आंसर हमेशा एक होता है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर अभी इस वक्त बी भी है सी भी है। अगर इन केस पेपर में ये एमसीक्यू आता है तो उस एमसीक्यू के अंदर आपको बोथ करके लिखा हुआ होगा, बोथ बी एंड सी, तो फिर आप बोथ बी एंड सी आंसर लगाएंगे। तो ये एमसीक्यू नंबर 8 था। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो। बेटा जीरो केल्विन के ऊपर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाती है। यानी अगर टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस भी कम होगी, और टेम्परेचर जब जब टेम्परेचर ही जीरो हो जाएगा तो आपकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 7, सॉरी 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल फॉल्स टू जीरो,
अगर आपके रेजिस्टेंस किसी भी मेटल की जीरो हो जाए एट अ टेम्परेचर अब ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, यानी एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर ऊपर किसी टेम्परेचर पे अगर आपकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो उस चीज को आप बोलते हो बेटा सुपर कंडक्टिविटी। अब इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैं बात अपनी समझाता हूँ आपको। रेजिस्टेंस जीरो होती है बेटा 0 केल्विन के ऊपर, लेकिन इत्तेफाक से रेजिस्टेंस जीरो हो गई 3 केल्विन के ऊपर, यानी टेम्परेचर जीरो नहीं है बल्कि टेम्परेचर है 3 केल्विन, एक रैंडम टेम्परेचर है। इस वक्त अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गई तो ये चीज कहलाती है मेरे पास क्या, सुपर कंडक्टिविटी। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। तो ये सुपर कंडक्टिविटी नई चीज आपने सीखी है। अब अगर आपसे कोई बोले सुपर कंडक्टिविटी क्या है, तो उसको समझा सकते हैं कि भाई उसको बोलना सुनो कि अगर किसी मेटल की रेजिस्टेंस जीरो हो जाए और उसका टेम्परेचर जीरो ना हो तो उस चीज को आप बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। एमसीक्यू नंबर 11 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 में उसने कहा आपसे 5 एम्पियर करंट। 5 एम्पियर करंट का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू वो दे रहा है 5 एम्पियर, पासिंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, यानी आर की वैल्यू वो दे रहा है मुझे 2 ओम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वी आपसे मांग रहा है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, वी इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह पे आ जाएगा 5, आर की जगह पे आ जाएगा 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो आंसर है वो 10 वोल्ट है, यानी करेक्ट आंसर है मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद आते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे क्या कह रहा है जरा देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस। अभी स्टार्टिंग में एमसीक्यू मैंने करवाया आपको, अगर मेरे पास एक वायर है इसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे सर हर पार्ट की रेजिस्टेंस होनी चाहिए मेरे पास आर अपॉन 2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद लास्ट 3 एमसीक्यूज मौजूद हैं 13, 14 और 15। एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे कहा, a copper wire having resistivity rho is stretched in such a way that its diameter is reduced to half of that of the original wire, the new resistivity will be dash। बेटा आप वायर को कितना भी कुछ भी कर दो, वो तो आपसे रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, और जो रेजिस्टिविटी है ये रेजिस्टिविटी तो क्या रहती है, सेम रहती है। आप वायर के साथ कुछ भी कर दो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, सिवाय याद है ना रेजिस्टिविटी किन दो बातों पे डिपेंड करती है, तो आपको याद हो गया होगा। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, नेचर पे, यानी करेक्ट आंसर होगा बेटा सेम। एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे क्या बोल रहा था, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इज कट इनटू 3 इक्वल सेगमेंट। भाई 3 सेगमेंट में कर दो, 4 सेगमेंट में कर दो, 10 सेगमेंट में कर दो, आपकी जो रेजिस्टिविटी है, फिर वो रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, वो रेजिस्टिविटी तो क्या रहती है, सेम रहती है, यानी 14 का आंसर भी बेटा ऑप्शन नंबर बी है, यानी सेम एज दैट ऑफ द होल वायर। जबकि लास्ट एमसीक्यू नजर आ रहा है बेटा एमसीक्यू नंबर 15। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे क्या कहा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड नहीं करती, ये बात आपको बताने को बोल रहा है। तो देखो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, लेंथ पे भी करती है, एरिया पे भी करती है, जबकि रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड नहीं करती वो कौन है, करंट है। उसने यही तो बोला है कि उसका बताओ जिस पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूं, करंट तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन कभी भी रेजिस्टेंस करंट पे लेकिन कभी भी करंट रेजिस्टेंस, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, पहले दोनों को लिख लेते हैं चलो। ओके बेटा, करंट तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि जहां रेजिस्टेंस कम होगी वहां से करंट ज्यादा जाता है, लेकिन कभी भी रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करती, ये कि जहां करंट कम होगा वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है लेकिन रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करती। इसकी एग्जांपल मैं आपको मैं दे दूं,
आपने दो रेजिस्टर लगाए, यहाँ से करंट आ रहा है। अब यहाँ करंट पहुंच के डिवाइड होगा बेटा, कुछ करंट यहाँ से ऊपर जाएगा और कुछ करंट यहाँ से कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। वहां से करंट ज्यादा जाएगा जहां रेजिस्टेंस कम होगी। यानी करंट का रेजिस्टेंस से रिलेशन कैसा है, रिलेशन इनवर्स है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, जहां रेजिस्टेंस कम होगी वहां से करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर करंट तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं कर रही। यानी अगर मैं यहाँ से करंट अगर बढ़ा दूं, पहले करंट आ रहा था 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर बढ़ा के मैंने 4 एम्पेयर कर दिया, करंट बढ़ाने से क्या रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी? आप बोलेंगे सर नहीं, रेजिस्टेंस तो अपनी जगह पे फिक्स लगी हुई है ना। इसका मतलब अब ये रिलेशन आपको याद रखना है आसान जबान में करके, कि भाई करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है लेकिन रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करती। तो 15 MCQ क्यू का आंसर भी हो गया मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पहुंच के आपके चैप्टर नंबर 13 का जो सेकंड टॉपिक है रेजिस्टेंस, ये टॉपिक के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हुए।